बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब आप बात करते हैं अब आने वाली कुछ दो चार बड़ी घटनाओं की। दिल्ली में चुनाव होगा और उस बीच में ही देश का बजट भी पेश होगा। दिल्ली के चुनाव में खुलकर फ्री 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 योजनाओं की बहार है। केवल दिल्ली में ही नहीं, आजकल हर चुनाव में होती है। और मोदी की सरकार और मोदी जी की पार्टी नहीं करती, ये बात भी गलत है, वो भी खुलकर करते हैं। लेकिन बजट से अपेक्षाएं कुछ दूसरी होती हैं। बजट से अपेक्षाएं ये होती हैं कि आप देश के विकास के लिए आखिर क्या सोच रखते हैं, वो सामने आए। और अब कितने बजट हो गए 2014 से अब तक। अब उस पर बात होगी कि भाई इतने सालों में जो वादे हुए थे उस पर कहाँ तक पहुंची है ये मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार अगर पॉपुलिस्ट जन लुभावनी योजनाएं लाती है तो उसके समर्थक कहते हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि ये काम हमने शुरू नहीं किया, ये हमारे विरोधियों ने शुरू किया था। अब जवाब देने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, कांटा तो कांटे से निकलेगा। लेकिन क्या जिस काम के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारें सरकार में आने के लिए तो नहीं चुनी जाती, सरकारें काम करने के लिए चुनी जाती हैं, तो वो काम और सरकार में आने के लिए ऐसे लोक लुभावन वादे हैं, उनका बैलेंस क्या मोदी सरकार बना पा रही है। और बात करेंगे साथ साथ केजरीवाल जी की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है। केजरीवाल जी भी ये दावा करते हैं कि मैं लोगों को मुफ्त में भी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता हूं और उनके लिए काम भी करता हूं। तो इसकी भी आज एक समीक्षा हो जाए। और उससे पहले जो खबर है दिल्ली में केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल जी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 4 सवाल पूछे हैं। याद कीजिए लोकसभा चुनाव, उस वक्त भी उन्होंने संघ प्रमुख से कुछ सवाल पूछे थे, वैसे ही हैं लगभग ये सवाल, भाषा थोड़ी बदली हुई है। पहला सवाल कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। दूसरा सवाल, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन में, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। इंटरेस्टिंग है ये। सवाल नंबर 3, दलित और पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं दिल्ली में, क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र है। और सवाल नंबर 4, क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अब इसके जवाब में कुछ सवाल और कुछ संकल्प लेने के लिए कहा गया अरविंद केजरीवाल से बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि आप 5 संकल्प लीजिए देश के सामने कि मैं कभी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाऊंगा, झूठे वादे करके दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगता हूं, यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगता हूं, और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा नहीं लेने का संकल्प लेता हूं। ये बीजेपी कह रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी, आप पहले ये संकल्प लीजिए। तो पहले आइए अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने खूब बात की कि केजरीवाल जी कुछ परेशान दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा फ्री 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 सब वो वादा कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ नया नहीं है। बहुत से लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा ये तो वो करते ही आए हैं, उनकी राजनीति ही यहीं से शुरू हुई थी, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर ये चलन चलाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने ही की थी। अब बार बार वो संघ प्रमुख के पास क्यों पहुंच जाते हैं सवाल पूछने के लिए। देखिए, अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी शब्दावली के 2 लाइनें उनकी पढ़ें तो वो क्या कहते हैं कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उस तरह से दिल्ली में करने की कोशिश हो रही है। तो बोल रहे थे कि वोट घटाना, वोट बढ़ाना, लेकिन दरअसल उनको ये पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, उनके प्रचारकों ने जिस तरह की ताकत लगाई, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघ ने 2024 को चुनाव नहीं लड़ाई, वहां कम सीटें आ गई तो संघ कहे कि नहीं हम वहां लगाते हैं तो ज्यादा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई विभाजन नहीं। पहली बात तो संघ और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार काम करते हुए कुछ बातों पर मतैक्य नहीं रहता है, मतभेद हो जाता है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने मथुरा में साफ साफ कह दिया था। परिवार का मसला था, गए नड्डा जी के घर भोजन किया, खत्म हो गया। अब अरविंद क्या चाहते हैं, वो स्वयंसेवक के मन में एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होने की स्थिति है। शायद पहले के समय में यह सवाल खड़ा हुआ होगा, तभी अरविंद जी को 2 बार लगातार 62 और 67 वाला जो कहीं कि नंबर मिला, वो उसी वजह से मिला। लेकिन इस चुनाव में जैसे लोकसभा की पोलिंग होती है, लगभग उस तरह की पोलिंग मतदाता करने जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल को ये डरा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो स्वयं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में हैं, उनकी छवि खराब हो चुकी है, टोटी का पानी 19 में पीते हैं, टोटी का पानी 24 में पीते हैं, कौन सा वाला साफ था कौन सा वाला गंदा था ये जनता पूछ रही, अब उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। मतलब आप कह रहे हैं संघ इस बार भी जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरीके से किया, वैसे ही वोटर बाहर निकालेगा, जुटेगा, इससे वो डर रहे हैं। बिल्कुल, ये वोटर लिस्ट वाला सारा मामला इसीलिए निश्चित तौर पर। और सोचिए एक जो उन्होंने कहा ना पूर्वांचलियों के, अब पूर्वांचलियों का कहते आपने संजय सिंह जी की पत्नी का कह दिया। हाँ। अब वो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया ये तो इनका जो कटवाने का नाम दिया है वो दोनों इनके रिश्तेदार हैं, पता नहीं कौन है, क्या झगड़ा है। और दूसरा कह रहे हैं जब सुल्तानपुर में आप वोटर थी तो दिल्ली में कैसे वोटर? उसका जवाब दिया उन्होंने ना कि सुल्तानपुर का वोट काटने के लिए हमने चिट्ठी लिख दी थी। नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि क्या हर बार चिट्ठी चली जाती है, ये सवाल है ना। और ये तो अगर कोई परसू करे तो ये तो फ्रॉड का मामला है। अगर आपने वो वोट नहीं दिया तो आपका नाम है तो आप इसी की बात करते हैं। ये सर वोटर जोड़ना, वोटर काटना, क्योंकि इतनी बात इसकी इस चुनाव में हुई है, महाराष्ट्र में भी खूब ये बात हुई थी, कुछ दम है इसमें? देखिए, मैं जितने 30 साल से चुनाव देख रहा हूँ उसमें हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है वो करती है वोट काटने की, वोट जुड़ाने की। कोई नया नहीं, इसमें कोई आरोप जैसा नहीं है, कोशिश सबकी रहती है। फर्जी वोट डलवाए जाए उसका तो आरोप हो सकता है, लेकिन वोट जुड़वाए जा रहे, वोट तो जो होंगे उन्हीं के वोट जुड़ेंगे ना। बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों के कट गए। उसमें दोनों काम सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और जिसकी जहां ताकत होती है, जहां व्यवस्था होती है, वो कर लेता है। वोट कटवाने का काम भी, क्योंकि वोट कटवाने का काम आसान है कि वो कह दो कि भाई ये आदमी यहाँ नहीं रहता, इसका ये है वो है करके वहां BLO है। ऐसे हो जाता है क्या कि मैं इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखूं, साहब यहाँ 2000 लोग रहते नहीं है, इनके वोट काट ऐसा नहीं होता, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी होता है, सारे चुनावों में ऐसा होता है। और वो विधानसभा और लोकसभा नहीं, आपके किसी क्लब के चुनाव हो ना, उसमें भी ये सब लोग करते रहते हैं कि ये कोशिश हो जाए। लेकिन ये कोशिश पर चर्चा करने का मतलब है कि आपको लग रहा है कि कहीं जमीन दरक रही है। अब संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखने का उनको एक मौका इसलिए मिला, उनको लगा कि अभी जो मंदिर को लेकर और धर्म को लेकर और शिवलिंग को लेकर जो सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया था, तो उनका कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई विवाद है तो इसका एक फ़ायदा उठाया जाए, दरार है कोई बात है तो कम से कम उसी को ले लिया जाए। और संघ की ताकत केजरीवाल जी से ज़्यादा कौन जानता होगा। जब 2012, 13, 11 में जब उन्होंने जो आंदोलन किया उसमें संघ की ताकत तो लगी हुई थी ना, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आज भले ही उस पर कोई चर्चा करे ना करे, संघ का जितनी तरह का समर्थन हो सकता था उस आंदोलन को, वो समर्थन उनको मिला था, इसलिए वो उस ताकत को भी समझते हैं। अब उस ताकत के रास्ते को कैसे रोका जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने देखा महाराष्ट्र और हरियाणा में संघ ने जिस तरह से चुनाव नतीजों को बदल दिया एक तरह से, तो वो कहीं दिल्ली में भी ऐसा हो गया तो उनके लिए सर मैं जरा एक मैक्रो लेवल पर बात करना चाहता हूं दिल्ली के इलेक्शन की। कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे अक्सर समीक्षक ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिलता है, उसको उसके साथ दलित वोट भी चाहिए, कुछ ओबीसी वोट भी चाहिए, कुछ अगड़ा वोट भी चाहिए आने के लिए पावर में। यूपी में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट भी मिलेगा, यादवों का वोट भी मिलेगा, उसको एक ओबीसी भी चाहिए और कुछ दलित भी चाहिए। बिल्कुल, ये उसका मिलना ही चाहिए उसको, तब वो पावर में आता है। केजरीवाल जी ऐसे किसी खांचे में बंधे हुए नहीं दिखते, ये कोई जातिगत वोटों वाली पार्टी तो है नहीं, तो ना इनके सामने वो मजबूरी है कि जैसे बीजेपी को तो 80 में से ही जोड़ना है, इसमें 20 माइनस ही है। इसमें एक बात थी ना कि इनको वो 20 भी में वोट करता है, बाकी 80 वही चिंता आप जो बात कर रहे हैं ना, वही चिंता है कि वो वोट सब पार्टीज के पास अपना अपना है, लेकिन इनके पास कांग्रेस के कमजोर होने से वो 20%, 15% जो वोट था माइनॉरिटी का, वो वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा था, वो सारा कांग्रेस से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया था। अब अगर कांग्रेस खड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है, तो वो इसलिए उनको डर लग रहा है कि कहीं वो वोट वहां शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन ये वजीफे तो दे रहे हैं पुजारियों को। हाँ, इसीलिए ना, तो वो चाहते हैं कि भाई हिंदुओं के वोट को कैसे कमजोर किया जाए, उसमें से कुछ तो हिस्सा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कांग्रेस का पास जाएगा ही मुस्लिम वोट मोटे तौर पे। और वो फ्री वाला जो है वो बोनस, और फ्री वोट जो है वो फ्री वाली जो है फ्रीबीज जो है वो बोनस है कि उसमें जितना हो जाए। बताइए समीर जी, थोड़ा आज एनालाइज करें इनकी पॉलिटिक्स को। देखिए, अगर केजरीवाल 2015 और 2020 का अगर चुनाव देखते हैं, चाहे वो दिल्ली का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव का हो, जनता ने जैसे वोटिंग की थी कि लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और विधानसभा में एक तरफा केजरीवाल को वोट दिया, और यही कारण रहा कि कांग्रेस का 2 चुनाव में खाता भी नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी 3 और 7 सीटों पर आकर टिक गई थी। प्रचंड बहुमत केजरीवाल को 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने मैंडेट क्लियर था कि लोकसभा होगा तो मोदी को देंगे और विधानसभा होंगे तो हम केजरीवाल को देंगे। इस चुनाव में 2025 के चुनाव में ऐसा नहीं होने जा रहा है, और केजरीवाल इस जमीनी सच्चाई को भाग गए। केजरीवाल समझ गए कि इस बार 2015 और 2020 में
दिल्ली की जनता ने जैसे पूरा बढ़ते हुए वोट किया था लोकसभा और विधानसभा का, वैसा नहीं होगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है, तो विधानसभा चुनाव में भी एक वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास जा रहा है। कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली है और कांग्रेस का जिस तरीके से मुस्लिम मामले को लेकर राहुल गांधी का जो आक्रामक रुख रहा है, दलितों को लेकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, उसके बाद जमीनी स्तर पर सेंटीमेंट मिला और कांग्रेस ने जिस तरीके से 2 सूची में 47 उम्मीदवार डिक्लेयर करें, केजरीवाल को यह डर है कि कहीं कांग्रेस का वोट बैंक 4 से 5% चला आपने जाता भी वही है। बात कही, विजय जी ने भी वही बात कही भाई, लेकिन हम तो ये बात कितनी बार कर चुके हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है मुसलमान, उसको तो बीजेपी ना आए ये चाहिए ना। नहीं, मुसलमान तो ठीक है, लेकिन मुसलमान अगर कांग्रेस के पास चला जाता मैं है, वही कह रहा हूं कि क्यों जाएगा अगर उसको दिख रहा है कि बीजेपी को हराने रोकने वाला केजरीवाल ही है। नहीं ऐसा, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। विधानसभा में तो दिल्ली में तो आपको दिया ना वोट उन्होंने, विधानसभा में मुझे लग रहा है कांग्रेस को इस बार वोट जाएगा, जैसे कांग्रेस टिकट दी है, और दलितों का वोट भी बढ़ रहा है इस बार। और केजरीवाल के साथ जो मध्यम वर्गीय था, अपर मध्यम वर्गीय का जो वोट बैंक जुड़ा था, मुझे लग रहा है इस बार एक बिजनेस क्लास भी जो है मध्यम वर्गीय वो नाराज है, और यही कारण रहा कि आप देखिए मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट परपरगढ़ से बदलकर वो जंग पूरा चलेगा। ठीक, आप दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूं, आप सर भी दिल्ली में रहते हैं, सर भी दिल्ली में रहते हैं, ये थोड़ा दूर रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो आप दिल्ली में जाइए तो 2 लोग आपको बड़े ऑब्वियस किस्म के लोग मिलेंगे बात करने वाले अभी इलेक्शन से पहले। एक वो वर्ग जो कहेगा भाई केजरीवाल बहुत बढ़िया है हमारे लिए। आप ऑटो रिक्शा वाले से बात करेंगे, आपके घर में जो हेल्पर्स आ रहे हैं उनसे अगर बात करेंगे, नहीं केजरीवाल बढ़िया भाई, हमारा बिल नहीं आता, अभी भी नहीं आता है, 10 साल से हमारा बिल नहीं आया, और भी कुछ योजनाएं जो चल रही हैं उनको उनका लाभ मिलता है उनको, लेकिन एक मतलब एक सिक्योरिटी दिखाई देती है केजरीवाल में। एक दूसरा वर्ग ऐसा है जिसको वो फ्री तो नहीं चाहिए केजरीवाल जी से, लेकिन उसने ये सोचा था केजरीवाल दिल्ली को चमका देंगे, दिल्ली कुछ अलग हो जाएगी, उसको वहां पर बड़ी निराशा है केजरीवाल जी से। अब यही द्वंद्व है, केजरीवाल को कौन उनका जो वो ऑब्वियस वोटर है वो खींच करके ले जाएगा 70 में 35 पार, या वो जिसको निराशा हुई है वो इस बार, क्योंकि वो ज्यादा नहीं निकलता वोट करने के लिए, वो इस बार जो है नुकसान कम है ना, नंबर ऑफ वोटर भी वो कम है, वो नंबर निराश है, वो नंबर ऑफ वोटर भी कम है और फिर वो वोट डालने के लिए भी कम निकलता है। और अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबीज वाला वोटर है ना, उसमें बहुत कुछ खिसका नहीं है, क्योंकि किसी और पार्टी ने उसके लिए कोई ऐसा एलिमेंट या जो भी आप कह सकते हैं नहीं रखा है, लोअर मिडिल क्लास या उससे नीचे का तबका टेबल पर उनकी प्लेट में कुछ ऐसा नहीं रखा कि जिससे वो केजरीवाल से वहां चला जाए। फिर क्यों घबरा रहे हैं केजरीवाल? देखिए, अरविंद जी का 20% मतदाता समूह इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। वो कौन है? वो 20% मुसलमान प्लस लाभार्थी है। ओके, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई बचती है, और वो 20% पूरा का पूरा वोट करने जाता है, जो 80% है उसमें मिडिल क्लास वाला तो फिर भी वोट करने चला जाता है, और बड़ा वर्ग है जिसकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, जो चुनाव के समय मतदान का छुट्टी मिली तो पत्नी को लेकर छुट्टी पे भी चला जाता है, जो कुछ और भी काम करने लगता है। लेकिन जो ऊपर वाला है वो वोट करने उस तरह से नहीं जाता, जिसको एलीट क्लास कहते हैं, वो वैसे भी उनसे नाराज है। एक समय में भले एक वर्ग था जो, मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास वोटर है उसकी प्राथमिकताएं इस बार अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट होंगी। नंबर 1, जो मुसलमान मतदाता है उसको यह दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहते भले हमारे लिए हैं, लेकिन देखिए जरा सा इनको लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। और देखिए, जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं ना, ये सिंबोलिज्म आपको देता बहुत कुछ है, नुकसान भी बहुत कुछ करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों की उसकी सरकार बाबरी गिरने के बाद जबरदस्ती बर्खास्त कर दी गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश की होती तो ठीक था, लेकिन दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो गया। यहां तो एकदम वनवास जैसा हो गया उत्तर प्रदेश में। सवाल यह है कि क्या ये वाला जो मतदाता है जिसको साफ साफ दिख रहा है, चलो तीर्थ यात्रा पर ले चलते हैं, चलो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, मौलाना इमाम खड़े हुए हैं सैलरी के लिए और वो हनुमान मंदिर जाकर, मरघट वाले हनुमान मंदिर जाके रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल वो डबल एज्ड स्वार्ड लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि उस तलवार से उनका अपना वाला मतदाता समूह भी कट जाए, ये एक समझने की जरूरत है। मिडिल क्लास जो है उसको क्या दिख रहा है, अरे भाई आप देखिए तो जितने बड़े काम हुए वो सेंटर करता है। इन्होंने क्या किया, न यमुना साफ की, न पानी दिया, और उसी मिडिल क्लास में जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो देख रहा है कि हमारी नाली की सफाई तो जस की तस है, एमसीडी इनके पास है, कूड़े का पहाड़ तो हटा नहीं। तो एक तरह से कहें बैगेज अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब जरा जो हम फ्री वाली बात कर रहे थे, और फ्री लोगों को सुविधा के नाम पर, या चलिए वो भी ना कहिए तो सुविधा देना, अगर उसको कोई फ्री भी कह लेता है तो, लेकिन साथ साथ जो काम सरकारें करने के लिए आती है, नीति बनाने के लिए आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आती है, वो काम करना, बजट आने जा रहा है,
केजरीवाल जी पर क्या केवल फ्री 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 यही याद रहेगा उनके लिए? क्योंकि हमने आज लेगेसी की भी बहुत बात की है, कुछ नहीं किया इन्होंने दिल्ली में। और क्या मोदी सरकार वो बैलेंसिंग एक्ट कर पा रही है आज की तारीख में? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी फ्री बीज की तरफ गई। मोदी सरकार मतलब मोदी के जो दूसरे राज्य सरकारों की सरकारें हैं, यहां जो 80 करोड़ वाला है वो फ्री बीज नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि एफसीआई के गोदाम में सड़ता रहता था, सरकारें देती नहीं थी। ये मोदी का वाइज पॉलिटिकल मूव है, उसको उसी तरह से मैं देखता हूं। लेकिन जो राज्य में भाजपा सरकारों ने किया वो कोई केजरीवाल से कमतर नहीं है, वो भी खूब चल रहे हैं। लेकिन है क्या ना, कई बार आप बड़े अच्छे परफॉर्मर हो लेकिन मंच पे ही न रह जाएं तो परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं होती। नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के संदर्भ में ये पता है। भाजपा की जो पूरी अगर बजटिंग कहें, सब कुछ कहें तो 80-90% डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पर है। 10% में 20% में कहीं कहीं वो फ्री बीज की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, राज्यों में अभी इतना ऐसा अनुपात नहीं, राज्यों में भी यही है। ना 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 ना, अरे आप पूरा उठा कर देख लीजिए ना, आप पूरे बजट का आप महाराष्ट्र उठा के देख लीजिए, लाडकी बहन लाडकी भाई कितना है और कितना महाराष्ट्र का बजट होता है। मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, लाडली बहना कितना है और कहां। और मैं बताऊं आपको, जिसकी चर्चा कम होती है, क्योंकि दिग्विजय के बाद आए तो कंट्रास्ट दिखा तो सबको दिखा। अभी आप चले जाइए मध्य प्रदेश के क्या शानदार हाईवे बने हैं शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, जो अभी भी कंटिन्यूएशन में है। महाराष्ट्र में आप चले जाइए, क्या क्या काम हुआ है। तो महाराष्ट्र और एमपी का फ्री वाला हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन कर्नाटक का बहुत ज्यादा है, दिल्ली का बहुत ज्यादा है। वो नहीं, दिल्ली का बहुत ज्यादा है, कर्नाटक भी उस तुलना में उतना बड़ा नहीं है। लेकिन कितना बड़ा है उसको आप इससे समझिए कि अभी मैं मोहनदास पई का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बताया कि जो 22-23 हजार करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था जब बसवराज बोम्मई थे जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, जब ये भाई साहब आए सिद्धारमैया, तो लगभग 40,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। और इनका दिल्ली में तो 32 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में जा रही है, फर्स्ट टाइम इन 32 ईयर्स। तो मतलब ये दिखाता है ना, वो कह रहे हैं मोदी जी सेंटर में तो फ्री भी देते ही नहीं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स ही करते हैं। और राज्यों में भी बीजेपी वाले राज्य जो हैं उस तरीके से नहीं। सर एक लाइन में जोड़ दूं कि एलजी ने जो बार-बार कहा है केजरीवाल से विधानसभा सत्र बुलाई है, जो केक की रिपोर्ट पेश करना है, वो क्यों नहीं बुला रहे अरविंद केजरीवाल? केक की रिपोर्ट में सारी जानकारी बाहर आने वाली है, इसलिए बार बार गवर्नर ने 2 बार चिट्ठी भी लिखी मुख्यमंत्री को कि आप सत्र बुलाइए, केक की रिपोर्ट में कहना है। एलजी सीएम को चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि मुझे बड़ा हर्ष है, मैं 2.5 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि आपके जो पहले थे उन्होंने तो कभी कोई विभाग ही अपने पास नहीं रखा। ये एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी आतिशी जी को। तो सर फ्री भी हावी होने वाली है या एलजी साहब को भी चुनाव में आ ही जाना चाहिए? अच्छा, क्यों मन में बेचैन रहते हैं? एलजी के वहां पर बैठ के क्यों बेचैन रहते हैं मन में? एक राजनीति, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को समझिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ यदि कोई भी ये जो लोग हैं अपॉइंटेड लोग लड़ेंगे तो मैं उसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानता हूँ और नुकसान मानता हूँ। अनइलेक्टेड लोग चाहे कोई भी हो, ठीक है, खराब से खराब सरकार हो, कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की हो, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की हो, यदि उसके ऊपर अनइलेक्टेड लोग चलाएंगे तो ये डेमोक्रेसी का ब्रेक जब पर जाना। लेकिन उससे पहले एक कमेंट आपका मैं चाहता हूं। अगर हमारे देश के राज्यों के चुनाव जो है, कभी भगवान न करे कि दिल्ली के चुनाव या सेंटर के चुनाव भी ऐसे होने लगे, लेकिन राज्यों के चुनाव भी अगर केवल फ्री बीज पर होने लग गए तो बहुत नुकसान होगा। ये हम लोगों ने पहले भी बात की इस प्रोग्राम में। आपको दिल्ली के इलेक्शन को टेस्ट केस लेते हुए दिल्ली का चुनाव आपको वही केवल फ्री बीज वाला चुनाव लगता है, या उसके बिना किसी भी इलेक्शन में जो भी और मुद्दे हो सकते हैं? मैं तो कहता हूं अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति और केजरीवाल जी पुजारियों वाली राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहती है, फ्री बीज से अलग किसी भी और पॉलिटिकल मुद्दे पर डिसाइड हो मैंडेट, वो बेहतर है या होना चाहिए? उससे अलग होना चाहिए, क्योंकि फ्री बीज से नुकसान ही होता है स्टेट का ओवरऑल। लेकिन अब ये फ्री बीज का इलेक्शन ऐसा हो गया शेर की सवारी जैसा है, जिससे उतरना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल यह है, और दूसरी बात यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्लेट में रखने के लिए कुछ नहीं है ना। अगर प्लेट में रखने के लिए कुछ होता तो वो भी आ जाते। और मुझे जब प्लेट रखी हुई है, उन्होंने कहा जो कुछ केजरीवाल दे रहे हैं वो तो हम देंगे ही। हाँ, ऐसे नहीं होगा ना। वो तो वही बात है कि आप क्या उससे ये नैरेटिव, फिर वही बात हो गई इलेक्शन में, क्या आप ये नैरेटिव बना, और फिर आप यदि ये कहेंगे तो फिर ये कैसे कहेंगे कि फ्री बीज के खिलाफ है हम? ये तो दोनों बातें आप कर रहे हैं। लेकिन करनी पड़ेगी, इसके अलावा चारा क्या है इनके पास? तो फिर क्यों वो जो दे रहा है उसके खिलाफ क्यों, उसको वोट क्यों नहीं देगा कोई आदमी? ये बीजेपी का डायलेमा है। हाँ, वही डायलेमा है ना। और बीजेपी की नहीं देगा कि 1000 कह के खाते में नहीं आया, और खाते में आया नहीं उससे पहले 2100 कह दिया, और परवेश वर्मा ने कहा लो भैया 1100 लिफाफे में। प्लेट में तो ऐसे आएगा सर। अब लड़ाई तो दूसरी हो गई ना। लेकिन अब या तो अरविंद जी भी कहें कि उनके पिताजी का एक ऐसा एनजीओ था जिसमें वो करोड़ों रुपया खर्च करते थे। अरविंद जी के पास तो बहुत सारे एनजीओ वैसे ही